सिर्फ साइंस पढ़ लेने से आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आए ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जब साइंस पढ़े हुए लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट कम होता है और वो पब्लिक में जाके अनसाइंटिफिक क्लेम्स करते हैं, वो कहीं ज़्यादा हार्मफुल होता है। चलो, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक चेतना, इसकी ज़रूरत ही क्या है? तो उसका सिंपल आंसर तो ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही साइंस आगे प्रोग्रेस करता है। आप ये सोच रहे होंगे जब इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे इंजीनियर हर साल इंडिया में निकलते हैं, तो फिर किसी को साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो ऑलरेडी भर भर के साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। लेकिन नहीं, सिर्फ साइंस पढ़ लेने से आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आए ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जब साइंस पढ़े हुए लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट कम होता है और वो पब्लिक में जाके अनसाइंटिफिक क्लेम्स करते हैं, वो कहीं ज़्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू एक लेमैन जिसने कभी साइंस पढ़ी नहीं और वो अनसाइंटिफिक क्लेम करे। इनफैक्ट मुझे लगता है उनको बस एजुकेशन की ज़रूरत है। जैसे एक बार मैं एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का बीटेक का ओरिएंटेशन सेमिनार अटेंड कर रहा था। लगभग 400-500 बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों के आगे जो अभी अभी स्कूल से निकले हैं। उस कॉलेज का योगा इंस्ट्रक्टर बड़े बड़े क्लेम्स करता है कि योगा से आपका डिप्रेशन क्योर हो जाता है, हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है, डायबिटीज़ क्योर हो जाता है। अब योगा इंस्ट्रक्टर से तो मेरा ऐसा कोई ग्रज नहीं है, उन्होंने कभी साइंस पढ़ी नहीं, इसलिए उनको मालूम नहीं कि इतने बड़े बड़े क्लेम्स के पीछे एविडेंस देना होता है। और वैसे भी हर कोई अपनी फील्ड को बढ़ा चढ़ा के ही बताता है। लेकिन जब मैंने ये इंसिडेंट अपने पीएचडी के एक पैन इंडिया ग्रुप में शेयर किया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर ऑफेंडेड हो गए कि आप योगा के अगेंस्ट ऐसा कुछ कैसे कह सकते हो। मैंने बस इतना कहा कि क्योर करना बहुत बड़ा वर्ड है। आप ये बोल सकते हो कि उसमें हेल्प करता है, पर क्योर अगर करता है तो इसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। मेडिसिन में जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है वो होता है लार्ज स्केल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, या जिसको आरसीटी भी कहते हैं। तो योगा प्रैक्टिस करने वाले सारे पीएचडी स्कॉलर्स मुझ पर इस बात से आर्ग्यू करने लगे कि आप योगा के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा आप मुझे प्रूफ दिखा दो आरसीटीज का। तो उन्होंने जो प्रूफ दिखाया उसमें लिखा था कि योगा से हेल्प होती है, बट क्योर होता है ये किसी पेपर ने आज तक कभी क्लेम नहीं किया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग और डिप्रेसिंग बात ये थी कि ये सारे पीएचडी ये बायोलॉजी के बैकग्राउंड के ही थे और मुझे इन्हें समझाना पड़ रहा था। ऐसा मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है। मैं आईआईटी बॉम्बे में था और वहाँ पे एक सीनियर स्टाफ मेंबर मुझसे बोलता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक फॉल्स थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने कभी एक बंदर को इंसान बनते हुए देखा है क्या? तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि हमारे हाथ पे एक मसल होती है जो ऐसे करने पे दिखाई पड़ती है। आज 10% पॉपुलेशन में वो मसल एब्सेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप की ज़रूरत थी पेड़ों पे अपना वेट पुल करने के लिए। आज क्योंकि ह्यूमंस में उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो मसल गायब होती जा रही है। तो 10% पॉपुलेशन में वो मसल एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी आंखों के पास ये लाल लाल होता है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे जो पूर्वज पानी में रहते थे उनके लिए ये बहुत यूजफुल साबित होती थी। आज भी कुछ जानवरों में ये वाली आईलिड दिख जाती है जो ऐसे खुलती और बंद होती है। बेसिकली ये पानी के अंदर देखने में हेल्प करती है। जब हमारे वो एंसेस्टर्स पानी के बाहर आए तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा होती गई और आज भी इंसानों में देखी जाती है। आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर स्टेज पे जाके बोल देता है कि काऊ यूरिन के अंदर एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिना किसी प्रूफ के, वहाँ पे बिना कोई एविडेंस दिए। और जब बाद में उनसे एविडेंस मांगा गया तो उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर शेयर कर दिए, जिनमें से एक पेपर ये नेचर का था। नेचर और साइंस दोनों ही बड़े रेप्यूटेड जर्नल हैं साइंस की फील्ड में। उस पेपर में ऑथर डिस्कस करते हैं कि कैसे काऊ यूरिन में से उन्होंने डिफरेंट पेप्टाइड, या जिसको अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, डिफरेंट पेप्टाइड उन्होंने एक्सट्रैक्ट करे और हर एक पेप्टाइड को उन्होंने क्लासीफाई किया है कि ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। तो उनमें से कुछ पेप्टाइड थे जो एंटी माइक्रोबियल की कैटेगरी में फिट बैठ रहे थे। तो उन्होंने भी लैब में ही इन पेप्टाइड्स को क्लासीफाई किया, ऑन फील्ड कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काऊ यूरिन अपने आप में कंप्लीटली एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया। जैसे हम जो सेब खाते हैं उसके अंदर भी साइनाइड का कुछ अंश होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा सेब ही साइनाइड से भरा हुआ जहरीला हो गया। साइनाइड एक तरह का जहर होता है। बेसिकली जो पेपर्स उन्होंने साइट किए वो उनके क्लेम को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं इसमें ऑथर्स के एफर्ट्स की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और अपने काम को एक अच्छे जर्नल में पब्लिश किया, लेकिन क्या उनकी मेहनत को सही से यूज़ किया जा रहा है इस केस में? ये नेचर वाला पेपर तो क्लेम नहीं करता है कि इन पेप्टाइड्स को आप निकाल के ह्यूमंस में डालोगे तो उनके अंदर वो बैक्टीरिया मर जाएंगे या वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। और पेपर ये भी क्लेम नहीं करता कि ये सारे पेप्टाइड सिर्फ काऊ यूरिन में ही मिलेंगे आपको और किसी जानवर के यूरिन में नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूँ इसीलिए साइंटिफिक टेम्परमेंट के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि साइंस पढ़ने के बाद भी लोग अनसाइंटिफिक बातें करते हैं। लोग इनकी डिग्री पे, इनकी अकम्पलिशमेंट पे भरोसा करके इनकी बात पे भी भरोसा कर लेते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल रहता है।